नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर सेंड कर रहा हूं और आज का टॉपिक है भारत की न्यायपालिका। राज्य अपने शक्ति का प्रयोग जिस संगठन के माध्यम से करती है उसे सरकार कहते हैं। और सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी लेजिस्लेचर और न्यायपालिका। यानी सरकार के 3 अंगों में न्यायपालिका भी एक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है न्यायपालिका? व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों का हल हो सके, यानी विवादों का निपटारा हो सके, और शासक वर्ग को अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जा सके। इन 2 चीज़ों के लिए न्यायपालिका का अस्तित्व जरूरी है। अब देखते हैं न्यायपालिका कार्य क्या करती है। न्यायपालिका के कार्य क्या हैं? अभियोगों का निर्णय, विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा, कानून की व्याख्या करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है न्यायपालिका का, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और परामर्श संबंधी कार्य। न्यायपालिका 2 प्रकार की होती है: स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका या कमिटेड जुडिशरी का अर्थ यह है कि एक ऐसी न्यायपालिका जो सरकार के नीतियों के अनुसार कार्य करती है, यानी उसकी जो प्रतिबद्धता होती है वो सरकार के प्रति होती है। सामान्य तौर पर जिन देशों में कम्युनिस्ट शासन होता है या साम्यवादी देशों में इस प्रकार की न्यायपालिका पाई जाती है, और इसके अतिरिक्त दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। अब एक और चीज़ पे विचार करते हैं कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो क्यों आवश्यक है या इसका क्या महत्व है। तो पहली चीज़ तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये जरूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र की रक्षा हो सके। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका इसलिए जरूरी है कि न्याय की रक्षा हो सके, संविधान की रक्षा हो सके और नागरिक अधिकारों की रक्षा हो सके। और यही न्यायपालिका का महत्व भी है। अब हम भारत में न्यायपालिका की संरचना पर चर्चा करेंगे। भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है, इसमें शीर्ष पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच के जो मामले हैं या राज्य और राज्य के बीच के जो मामले हैं इनको देखता है। इसके अतिरिक्त मूल अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की व्याख्या करना, सिविल व आपराधिक मामलों की अपील की अंतिम सुनवाई, ये सारे कार्य उच्चतम न्यायालय के हैं। उच्चतम न्यायालय के पश्चात उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट। न्यायिक दृष्टिकोण से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं, पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये स्वतंत्र होते हैं। अपने समस्त प्रशासनिक कार्यों में हाई कोर्ट स्वतंत्र होते हैं, लेकिन न्यायिक कार्यों में ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। इसके पश्चात जिला न्यायालय होता है और फिर अधीनस्थ न्यायालय। अब एक चीज़ और देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को हम कहते हैं हायर जुडिशरी, उच्चतर न्यायालय, और जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को हम कहते हैं निम्नतर न्यायपालिका या लोअर जुडिशरी या अधीनस्थ न्यायपालिका। इसके अतिरिक्त यानी इन पारंपरिक न्यायालयों के अलावा भी कुछ अन्य न्यायालय हैं, जैसे अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स। किसी विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े हुए मामलों को देखने के लिए पारंपरिक न्यायालय के अतिरिक्त कुछ अधिकरण भी स्थापित किए जाते हैं। मूल संविधान में अधिकरणों की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में अधिकरणों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में भाग 14 का जोड़ा गया, और 2 अनुच्छेद इसमें हैं, 323 का और 323 का। अधिकरणों के बारे में अलग से बाद में चर्चा करेंगे। कुछ अन्य भी न्यायालय हैं जो पिछले कुछ वर्षों में डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं, जैसे परिवार अदालत, लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल एवं किशोर न्यायालय, फास्ट ट्रैक न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, ग्राम न्यायालय। इस प्रकार न्यायालयों का विस्तार हुआ है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय पर चर्चा करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी अन्य न्यायालय की तुलना में ज़्यादा शक्तियां और क्षेत्राधिकार रखता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को एक फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना हुई,
और यही संघीय न्यायालय 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हो गया। हमारे संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है और इस भाग को संघ की न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। अब हम इस संघीय न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले न्यायाधीशों की संख्या का जिक्र करते हैं। आर्टिकल 121 आर्टिकल 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या निर्धारित नहीं कर देती है तब तक 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। इसका अर्थ ये है कि हमारे मूल संविधान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 1+7 यानी कि 8 थी, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 7 अन्य न्यायाधीश। और न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, कि संसद न्यायाधीशों की संख्या को विधि बना के वो बढ़ा सकती है। तो संसद ने अब तक 6 बार इस शक्ति का प्रयोग किया और 6 बार इस शक्ति का प्रयोग करके न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 है, 33+1 यानी कि एक मुख्य न्यायमूर्ति और 33 अन्य न्यायाधीश। एक अन्य चीज़ महत्वपूर्ण है कि संसद न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा तो सकती है, लेकिन वो इसको कम नहीं कर सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 124(2). पहली चीज, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 65 वर्ष तक ये न्यायाधीश अपने पद पर बने रहेंगे। मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगा। यानी कि 124(2) यह कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीश भी हो गए और अन्य न्यायाधीश भी हो गए। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में वो मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या परामर्श बाध्यकारी है? यानी राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? और दूसरा ये है कि परामर्श कितने न्यायाधीशों से किया जाएगा? ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन प्रश्नों पर सबसे पहले विचार हुआ 1982 में एसपी गुप्ता के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। और यह निर्णय जो है वो 7 न्यायाधीशों के खंडपीठ ने 4-3 के बहुमत से दिया। इसके पश्चात 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स मामले में 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अपना पुराना निर्णय पलट दिया और 7-2 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करके राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा। इसके पश्चात 1998 में राष्ट्रपति ने इन्हीं बिंदुओं पर अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कुछ परामर्श मांगे और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों के खंडपीठ में 9-0 के बहुमत से मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित किए। मार्गदर्शक सिद्धांत का मतलब ये था कि न्यायाधीशों के नियुक्ति के मामले में किस किस तरह के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। तो जो मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित किए गए उसमें पहला ये है कि परामर्श का अर्थ जो है वो केवल एक व्यक्ति नहीं है। ठीक, परामर्श का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मुख्य न्यायाधीश परामर्श करने के पश्चात ही सरकार को अपनी सिफारिश भेजेगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 124(2) में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त हैं उसके संदर्भ में मुख्य बात यह है कि मुख्य न्यायमूर्ति कम से कम 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, जिसको हम
न्यायाधीशों का मंडल या कोलेजियम कहते हैं, से परामर्श करके ही राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजेंगे। ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि आम सहमति से यह निर्णय होगा। आम सहमति से निर्णय होने का मतलब ये है कि यदि न्यायाधीशों के मंडल में, कोलेजियम में कोई भी न्यायाधीश अगर असहमत है, तो जिस न्यायाधीश के नाम पर सहमति नहीं है या असहमति है, फिर उसको सिफारिश के लिए नहीं भेजा जाएगा। दूसरी चीज़ कि न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जब भी राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजेगा तो अपनी भी सिफारिश भेजेगा, प्लस अन्य जो न्यायाधीश हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, उनकी भी सिफारिश न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को भेजेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आम सहमति से ये तय होगा। कम से कम 4 लोगों से परामर्श किया जाएगा। सामान्य तौर पर परंपरा ये है कि अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला है तो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मुख्य न्यायाधीश परामर्श करते हैं, और यदि स्थानांतरण का मामला है, ट्रांसफ़र का मामला है, तो वो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं। न्यायाधीश की जो सलाह होगी वो लिखित होगी, यानी ये जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, ये जो अपनी सलाह देंगे, ये लिखित सलाह देंगे, और सरकार इसको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन यदि मुख्य न्यायाधीश इस परंपरा का पालन नहीं करते हैं, यानी बिना वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श के ही वो राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेज देते हैं, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस सिफारिश को मानने के लिए, यानी सरकार इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो सामान्य तौर पर 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करते हैं। एक प्रश्न ये उठता है कि न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो न्यूनतम आयु सीमा के बारे में हमारे संविधान में तो कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायाधीशों ने ही एक स्वस्थ परंपरा डेवलप की कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए 55 वर्ष, यानी सामान्य तौर पर 55 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ये सिर्फ परंपरा है, इसका कहीं कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। एलिजिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता या एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो 2 तरह की शर्तें हैं, 2 तरह की योग्यताएं हैं। पहला कि वो भारत का नागरिक हो, और दूसरा कि वो इन तीनों में से किसी एक अर्हता को पूरा करता हो। तो इन तीनों में से में पहला क्या है कि वह किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही अन्य न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, और किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो इन तीनों में से एक क्राइटेरिया, और भारत का वो नागरिक हो। तो ये न्यायाधीशों के लिए एलिजिबिलिटी है। जो न्यायाधीश हैं वो 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुरूप राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं, यानी जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद करती है, और ये संचित निधि पर आधारित होते हैं। इनके वेतन में संसद किसी भी तरह का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती है, यानी वो बढ़ा तो सकती है, घटा नहीं सकती है। वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन है 2,80,000 है, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है। आर्टिकल 126 यह व्यवस्था करता है कि यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित हैं या अपने पद पर कार्य करने में अभी किसी भी तरह से वो, मतलब कोई किसी तरह से कोई ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसके कारण मुख्य न्यायाधीश अपने पद पे कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उन्हीं में से किसी एक को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा, यानी जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा है तदर्थ न्यायाधीश, आर्टिकल 127। तो ये आर्टिकल 126 और 127 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई को जारी रखने के लिए न्यायाधीशों की जो न्यूनतम आवश्यक संख्या है वह नहीं है, यानी कोरम का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 127 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकेगा।
तो तदर्थ न्यायाधीश वही नियुक्त होंगे, वही लोग नियुक्त होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं। तो किसी न किसी हाई कोर्ट से ही ये न्यायाधीश आएंगे। तो जिस हाई कोर्ट से आएंगे उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा और फिर राष्ट्रपति से परामर्श करने के पश्चात जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो दो चीज़ें, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। एक और व्यवस्था हमारे संविधान में है अनुच्छेद 128 के तहत कि आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड न्यायाधीशों को, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी बुला सकता है आवश्यकता पड़ने पर। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(4) में महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख है जिसके माध्यम से न्यायाधीशों को साबित कदाचार एवं असमर्थता, इन दो आधारों पर, यानी न्यायाधीशों को हटाने के दो आधार हैं, साबित कदाचार और असमर्थता, इन दो आधारों पर उनको हटाया जाएगा महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा। अनुच्छेद 124(5) में यह कहा गया कि संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उपबंध कर सकेगी। तो संसद ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित किया। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और अनुच्छेद 124(4) इन दोनों को मिलाकर पढ़ने से महाभियोग की प्रक्रिया को समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला कि न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाने का मतलब ये है कि वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है। किंतु यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो कम से कम 100 सदस्यों और यदि राज्यसभा में आता है तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ अध्यक्ष या सभापति को सौंपा जाएगा। इसके पश्चात यदि यह लोकसभा में गया तो अध्यक्ष, राज्यसभा में गया तो सभापति ये निर्णय करेगा कि वो इस प्रस्ताव को एडमिट करता है कि नहीं। यदि वो इस प्रस्ताव को एडमिट नहीं करता है तो ये प्रस्ताव यहीं पर समाप्त हो जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को एडमिट करता है तो इसके पश्चात वो एक समिति के पास जाता है, जिस समिति में 3 सदस्य होते हैं जो न्यायाधीश के ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करते हैं। इन 3 सदस्यों में एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है, दूसरा सदस्य हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और तीसरा सदस्य जो है कोई पारंगत विधिवेत्ता होता है। तो इन 3 सदस्यों से मिलकर एक समिति बनती है जो न्यायाधीश के ऊपर लगे हुए आरोपों की जाँच करती है। जाँच करने के पश्चात यदि जांच सही पाई गई तो उस जांच रिपोर्ट को मूल प्रस्ताव के साथ उस सदन को सौंप दिया जाता है जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रारंभ हुआ था। इसके पश्चात वह सदन अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करता है। फिर दूसरा सदन भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करता है। यानी महाभियोग का यह प्रस्ताव दोनों ही सदनों में उनकी सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होता है। पारित होने के पश्चात यह राष्ट्रपति के पास आता है और फिर राष्ट्रपति जब उस न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देता है। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि ये पूरी प्रक्रिया एक ही सत्र में होनी चाहिए, यानी दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। इसके पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटने का आदेश जारी करेगा। यानी इस प्रकार राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है और न्यायाधीशों को हटाने का आदेश भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक। इस महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो भी इस प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू।